गुड मॉर्निंग। 11th क्लास हम चैप्टर 8 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन मटेरियल, टाइप ऑफ क्रोमोसोम के बारे में समझा था। बात करेंगे फंक्शंस की। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि डीएनए के बने होते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। जो हाईली कॉइल्ड हिस्से हैं उन्हें एलील या जीन कहते हैं हम। तो जीन या एलील ही हमारे लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। यानी कि हमारे बॉडी में कोई प्रोटीन बन रही है, कोई हार्मोन बन रहा है, कोई एंजाइम बन रहा है, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, उसका सारा का सारा जो कंट्रोल है डीएनए के द्वारा होता है, जीन के द्वारा होता है, हम इसे या क्रोमोसोम के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये इनका फंक्शन है, ठीक है। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इस वजह से न्यूक्लियस क्या है? सेल का कंट्रोल सेंटर है। समझ में आ गई बात? इसके अलावा जो न्यूक्लियस है हेरिडिटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है और अगली जनरेशन में ट्रांसमिट भी होता है। न्यूक्लियस के कारण से अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसमिशन भी होता है, हेरिडिटिक जो भी ट्रेड्स हैं या कैरेक्टर्स हैं। तो ये क्या है? फंक्शंस हैं। अब बच्चों आज थोड़े से छोटे टॉपिक बच गए हैं, जैसे कि सीलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। तो पहले हम सीलिया एंड फ्लैजेला को समझेंगे, ठीक है। आपको बोलना नहीं है बीच में किसी को भी, सीलिया एंड बच्चों सीलिया एंड फ्लैजेला, इन दोनों की जो सेक्शन अगर हम देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है लगभग सेम सी होती है इनकी, ठीक है। और सीलिया एंड फ्लैजेला को डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने। जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल है या बैक्टीरियल सेल है उनमें सीलिया और फ्लैजेला दोनों ही पाए जाते हैं। जो सीलिया है वो लेंथ में शॉर्ट होते हैं, ज्यादा लंबे नहीं होते, लेकिन नंबर इनका ज्यादा होता है और हेयर लाइक होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेटेड पेंडुलर लाइक मूवमेंट करते हैं और सेल के मूवमेंट को पॉसिबल कराते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला भी पाया जाता है, जो एक या दो ही होते हैं, लॉन्ग होती है, और फ्लैजेला के द्वारा भी सेल का मूवमेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें केवल सीलिया ही पाए जाते हैं, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि सब्सटेंसेस को मूव करने में हेल्प करती है। तो पहले बच्चों में इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूंगा, ठीक है। पहले इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूँ, ट्रांसफर सेक्शन को, जिससे आपको समझना इजी हो जाएगा। सीलिया और फ्लैजेला की ट्रांसफर सेक्शन के लिए
हाँ जी बच्चों, बोर्ड पे ध्यान से देखिए, सीलिया एंड फ्लैजेला, इनकी ठीक है लेंथ अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट लेंथ हो सकती है, फ्लैजेला लंबी होती है, लेकिन इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ट्रांसवर्स सेक्शन में सिमिलर नजर आता है। इनको डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने, और ये सेल मेम्ब्रेन से एमर्ज होती हैं, और ये सेंट्रियोल से एमर्ज होती है। जो बेसल बॉडीज हैं जिन्हें हम सेंट्रियोल कैसे कहते हैं, वहां से ये एमर्ज होती है। इन्हें हम ब्लीफेरोप्लास्ट भी कहते हैं, इन बेसल बॉडीज को, जहां से सीलिया और फ्लैजेला एमर्ज होती है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो ट्रांसफर सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होती है। इसमें 9+2 पैटर्न रहते हैं। इनमें 9 तो डबलेट 9 डबलेट रहते हैं, डबल ट्यूब्यूल रहते हैं पेरिफेरल साइड में। ये देखिए, ये 2 डबलेट है, ठीक है, 1 और 2, और ऐसे 9 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये आपस में अटैच्ड हैं, लिंक्ड हैं, और ये दोनों डबलेट भी आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, और ये रेडियल स्पोक हैं जो कि सेंट्रल से इनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल पार्ट है जिसमें 2 है, 2 डबलेट है, 2 ट्यूब्यूल है। ठीक है, और ये सेंट्रल सीट है। ये क्या है? सेंट्रल सीट है ये। समझ में आएगी आगे बात बच्चों? तो ये ऐसे डायग्राम से जल्दी कवर हो रहा है, ये इजीली समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से 9+2 जो पैटर्न है वो सीलिया एंड फ्लैजेला में पाया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सीलिया और फ्लैजेला बैक्टीरियल सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में दोनों ही पाए जाते हैं। दोनों का ही फंक्शन लगभग सेम सा रहता है, मूवमेंट करना, सेल को मूव करवाना। समझ में आगे बात? सीलिया हेयर लाइक होते हैं, शॉर्ट होती है, जबकि जो फ्लैजेला है लॉन्ग होती है। ठीक है, उनकी जो सीलिया या फ्लैजेला का जो थ्रेड है उसे हम एक्सोनीम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोनीम कहते हैं। तो ये जो पेरिफेरल टिब्यूल है ये लॉन्गिट्यूडिनली पाई जाती है उनमें। लॉन्गिट्यूडिनली ये पेरिफेरल टिब्यूल जो है उनमें पाई जाती है एक्सोनीम में, और ये सेंट्रल टिब्यूल है। समझ में आ गई बात आपके?
जबकि जो यूकैरियोटिक हायर ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर सीलिया पाए जाते हैं, जो कि जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में है मान लो, ठीक है, तो वो ओव्यूम को मूव करने में हेल्प करते हैं। तो हायर ऑर्गेनिज्म में जो सीलिया पाए जाते हैं वो सब्सटेंसेस को मूव करवाने में, गैमेट्स को मूव करवाने में, म्यूकस को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया? पक्का समझ में आ गया? प्राची आपको समझ में आ गया? यक्षिता? चलिए आगे बढ़े। तो इतना कॉन्सेप्ट इसमें है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट लेते हैं सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम बच्चों सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, ये इनको डिस्कवर किया था एडवर्ड वॉन बेनेडेन। एडवर्ड वॉन बेनेडेन, एडवर्ड वॉन बेनेडेन ने इसको डिस्कवर किया था इनको। एंड दीज आर फाउंड इन एनिमल सेल्स, दीज आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, ये एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के पास में पाए जाते हैं। दो सेंट्रियोल मिलके एक सेंट्रोजोम बनाते हैं। तो जनरली क्या होता है, न्यूक्लियस के पास में आप कभी स्ट्रक्चर देखें आप सेल की, तो इस तरीके से दो सेंट्रियोल होते हैं, दो सेंट्रियोल होते हैं, और इनके चारों ओर जो साइटोप्लाज्म है वो इकट्ठा हो जाता है। इस तरीके से तो इनके चारों ओर साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। तो ये क्या है, सेंट्रियोल्स है। तो दो सेंट्रियोल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, न्यूक्लियस के पास में पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म से कवर्ड रहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। क्या होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। जब कभी भी सेल डिवीजन होना होता है एनिमल सेल में, तब दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के अपोजिट, न्यूक्लियस के दोनों अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। वहां से इनसे जो है स्पिंडल फाइबर्स रिलीज होते हैं, जिनके द्वारा क्रोमोसोम का ट्रैक्शन होकर उनका विभाजन होता है, डिवीजन होता है। समझ में आ गई बात? अब हम सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर को समझेंगे। सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर जैसे कि सीलिया और फ्लैजेला में 9+2 का पैटर्न पाया जाता है, यहाँ पर 9+0 का पैटर्न पाया जाता है। और वो जो 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल है वो ट्रिपलेट होते हैं। वो क्या होते हैं, ट्रिपलेट। ठीक है, तो मैं ड्रॉ करता हूं और बेटर समझ में आएगा ड्रॉ करने से।
अच्छा, सीलिया और फ्लैजेला जो मैंने आपको समझाया है, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने, उनके जो ट्यूब्यूल्स हैं वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। मैं अब सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें 9+0 पैटर्न है। यस बच्चों, ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखिए। ये है 9+0 पैटर्न। तो ये सेंट्रियोल्स के अंदर देखने को मिलता है। सेंट्रियोल के अंदर 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि ट्रिपलेट होती हैं, ट्रिपल होती हैं, और सेंट्रल हब होता है। ये सेंट्रल हब है, ये सेंट्रल हब है, ठीक है। और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये ए, बी और सी कहेंगे इसे। तो यहाँ पर एसी लिंकर, ये और ये कनेक्ट होती है, तो इसे एसी लिंकर कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो ट्रिपलेट ट्यूब्यूल है, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और फिर ये कनेक्टेड रहते हैं सेंट्रल हब से। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके का पैटर्न सेंट्रियोल के अंदर पाया जाता है, एक सेंट्रियोल को। 9+0 9+0 हो गया ना, सेंट्रल में 0 हो गया, और ये ट्रिपलेट है ना, 9 ट्रिपलेट है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ये, लेकिन ये एक ट्रिपलेट है। मैं ये तो बोल ही रहा हूं कि ये ट्रिपल है, ठीक है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको सेंट्रियोल में देखने को मिलेगी। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? सेंट्रियोल सेल डिवीजन के समय अलग अलग पोल पर चले जाते हैं, इनसे स्पिंडल फाइबर रिलीज होते हैं, एमर्ज होते हैं, और इनके एमर्ज होने से जो है क्रोमोसोम इनमें सेट हो जाते हैं, और अट्रैक्शन के द्वारा क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? सेकंड फंक्शन क्या है? जो सीलिया या फ्लैजेला जो एमर्ज होते हैं वो सेंट्रियोल से ही होते हैं। समझ में आ गई बात? तो उनका एमर्ज भी इनसे होता है, ठीक है। ये तो पार्ट हो गया सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का। डिस्कवर्ड किया था इनको एडवर्ड वॉन बेनेडेन ने। नेक्स्ट लेते हैं माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज जो कि प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। किसमें? 9+0, मतलब ये सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर बनाई है। ये 0, ये सेंट्रल हब है, ये मतलब अंदर कोई ट्यूब्यूल नहीं है, अंदर कोई ट्यूब्यूल नहीं है। ये एक सेंट्रल हब है जहां से ये जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल है ये कनेक्टेड है। समझ में आई बात आपकी? चलिए अब बच्चों हम पेरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम
माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज, इसमें फर्स्ट लेते हैं पेरोक्सीजोम। डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन हाँ जी बच्चों ध्यान से देखिए, माइक्रो बॉडीज स्मॉल वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स भी प्लांट सेल में पाई जाती हैं, जैसा कि पेरोक्सीजोम, इन्हें माइक्रो बॉडीज कहते हैं। फर्स्ट है पेरोक्सीजोम। पेरोक्सीजोम जनरली प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं। पेरोक्सीजोम को डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डी डुवे ने, और पेरोक्सीजोम्स के अंदर जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नहीं सॉरी, कैटलेज एंजाइम पाए जाते हैं। सॉरी मैं माफी चाहूंगा, कैटलेज एंजाइम, कैटलेज एंजाइम पाए जाते हैं इनके अंदर। और ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक कर देते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये कैटलेज, तो H2O प्लस O2। समझ में आ गई बात, दोबारा सुन लीजिए। पेरोक्सीजोम्स के अंदर कैटलेज नेचर के या कैटलेज एंजाइम पाए जाते हैं जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक कर देते हैं वाटर में एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। बताइए समझ में आया नहीं आया, आ गया। इसके अलावा ये क्या करते हैं, फैट का ऑक्सीडेशन भी करते हैं, फैट का ऑक्सीडेशन भी ये कर देते हैं पेरोक्सीजोम। इसके अलावा फोटो रेस्पिरेशन, प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन एक पार्ट है जो कि पेरोक्सीजोम्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सेकंड लेते हैं। सेकंड है बच्चों ग्लायऑक्सीजोम। ग्लायऑक्सीजोम, ग्लायऑक्सीजोम को डिस्कवर किया था हैरी बीवर्स ने, डिस्कवर्ड बाय हैरी बीवर्स। ठीक है बच्चों, ग्लायऑक्सीजोम को डिस्कवर किया था हैरी बीवर्स ने, और ग्लायऑक्सीजोम भी प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। और ग्लायऑक्सीजोम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को, जो कि कार्बोहाइड्रेट है उसको फैट में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आ गई बात आपके, तो इन्हें हम ग्लायऑक्सीजोम्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, थर्ड लेते हैं स्पिरोजोम। स्पिरोजोम, स्पिरोजोम को डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय पर्नर। यस बच्चों, जो स्पिरोजोम्स है इनको डिस्कवर किया था पर्नर, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने। और उन्होंने बताया कि जो स्पिरोजोम्स हैं इनमें लिपिड का फॉर्मेशन भी हो सकता है या होता है, इनमें लिपिड का सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है, लिपिड का। और अगर कंबाइनली आपसे कोई ये पूछे कि माइक्रो बॉडीज, इन तीनों के लिए पूछे कि कंबाइनली किसने डिस्कवर किया सबसे पहले माइक्रो बॉडीज को, रॉडिन, रॉडिन RHODIN। ठीक है, अलग अलग डिस्कवरी पूछे तो पेरोक्सीजोम को क्रिश्चियन डी डुवे ने, और ग्लायऑक्सीजोम को हैरी बीवर्स ने, और स्पिरोजोम को पर्नर ने। फटाफट से बच्चों आज ये चैप्टर अपन को बाइंड अप करना है, तो माइक्रो फिलामेंट एंड माइक्रो ट्यूब्यूल ये भी हम डिस्कस करेंगे। माइक्रो फिलामेंट,
हाँ जी बच्चों ध्यान से देखिए, इसके अलावा सेल्स के अंदर माइक्रो फिलामेंट्स भी पाए जाते हैं कि जो कि सेल के साइटोस्केलेटन के पार्ट को बनाते हैं। माइक्रो फिलामेंट्स आर प्रोटीनस, प्रोटीनेशियस होते हैं। ये क्या होता है? प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं। इसी तरीके से स्पेशली प्लांट सेल के अंदर भी और एनिमल स्पेशली प्लांट सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये स्केलेटन का पार्ट भी बनाते हैं, सेल की शेप को भी मेंटेन रखते हैं। और प्लांट्स के अंदर सेंट्रोजोम सेंट्रियोल नहीं पाए जाते, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम नहीं पाए जाते। तो सेल डिवीजन के समय जो स्पिंडल फाइबर है वो कौन बनाती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती है। कौन बनाती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं। तो बच्चों लगभग ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये आज अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, अगर आपके कोई डाउट्स हैं और कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाह रहे हैं कि सर एक बार फिर से बता दो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस चैप्टर 8 में कल मैं फिर चैप्टर 9 स्टार्ट करूंगा, ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताएं दोबारा। एंडोप्लाज्म बहुत सिंपल है, चलो मैं बता देता हूँ। नमन भी इंटरेस्ट ले रहा है आजकल, फ्यूचर साइंटिस्ट है ये, फ्यूचर डॉक्टर है। चलिए हाँ जी, वैसे ये टॉपिक हो चुका है, लेकिन जैसे कि नमन पूछ रहा, तो एक बार मैं इसका दोबारा रिवीजन कर देता हूँ। हाँ जी आहना, हाँ ध्यान से सुनिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेनस होती है और नेटवर्क के फॉर्म में न्यूक्लियस के पास पाई जाती है, अटैच्ड होती है न्यूक्लियस से। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था पोर्टर, क्लॉड एंड फुलमैन। पोर्टर, क्लॉड एंड फुलमैन ने इनको डिस्कवर किया था। ये 3 प्रकार के कंपोनेंट्स के मिलने से बनती हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं? जरूरत है तो बताइए। सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, इन 3 टाइप की स्ट्रक्चर के मिलने से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते हैं। समझ में आ गई बात आपके? क्लियर है सभी के? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है, जिनके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, उन्हें कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते उन्हें हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बात समझ में? अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क के फॉर्म में सेल के अंदर पाई जाती है, सेल में ट्रांसपोर्टेशन का वर्क भी करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम के पाए जाने से ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लिपिड का सिंथेसिस होता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट देती है डिफरेंट मेटाबॉलिक, डिफरेंट रिएक्शंस के लिए सेल के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट से जो है क्या होता है? लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी रिमूव करती है सेल के अंदर से, ठीक है? और ये एक ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करती है सेल के अंदर, और सेल की शेप को मेंटेन रखती है। सेल के स्केलेटन का पार्ट भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए सेल की जो शेप है वो मेंटेन रहती है। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया? कोई और टॉपिक? प्राची, रामदयाल, एनी अदर टॉपिक? रिशु एंड सुशीला, आप लोग भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आज। तो आपको यदि कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। शिफालिका, भूमि, हिमांशु, कोई भी टॉपिक। नमन बोलो, बोलिए बच्चों बोलिए। सब लगभग का सारा इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, पहले पढ़ चुके हैं 9th में, तो शायद इसलिए भी आपको इजी लगा और इसने आपके कॉन्फिडेंस को ऊपर उठा दिया कि ठीक है हम साइंस कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। रिशु एंड सुशीला, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? चलो टाइम थोड़ा ज्यादा रह रहा है तो मैं अभी एक क्विक रिकैप कर देता हूँ पिछले एपिसोड में क्या क्या हुआ, ठीक है? हाँ, पिछले एपिसोड्स में आपने देखा कि हमने सेल चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो सेल चैप्टर में सबसे पहले हमने सेल को पढ़ा,
सेल के बारे में और सेल थ्योरी को, न्यू सेल थ्योरी को, सेल थ्योरी किसने दी? एमजे स्लीगन एंड थियोडोर स्वान ने। न्यू सेल थ्योरी रुडोल्फ विर्चो ने। फिर हमने प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में समझा। सेल वॉल, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल अलग अलग कंपोनेंट से बनी है, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, फंगाई के अंदर बनी होती है सेलुलोज एंड काइटिन की, एल्गी के अंदर सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मेनन्स की सेल वॉल बनी होती है। ये क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, एल्गी की सेल वॉल का कंपोनेंट बताइए। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, सेमी परमिएबल होती है। पिछले एपिसोड्स में आपने ये समझा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। अब बात करते हैं सेल, सबसे बेस्ट जो सूटेबल मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने। उनके मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और उन्होंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो ट्राइलेमिनर है। बिल्कुल है, बीच में जो है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, बाहर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है और अंदर की ओर भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, और फॉस्फोलिपिड की लेयर के बीच बीच में भी प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं हम। 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, डबल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनलेस। डबल मेम्ब्रेनस कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। ओके, फिर बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस की। सिंगल मेम्ब्रेनस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, वैक्यूल्स और ये जितने भी दूसरे ग्लाइऑक्सिसोम, स्पिरोसोम, ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। फिर बात करते हैं मेम्ब्रेनलेस की, राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम। दीज आर द मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलीज। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया। और फिर इन सेल ऑर्गेनेलीज को हमने पढ़ा और इनकी स्ट्रक्चर को पढ़ा और हमने इनके फंक्शंस को भी पढ़ा बच्चों हमने। तो आपकी आज ड्यूटी है कि इस पूरे चैप्टर को आज एक बार देख लेना। लेकिन बेटा मिड टर्म एग्जाम है 4 अक्टूबर से, सुशीला एंड ऋषु आप भी सुन लीजिए। 4 अक्टूबर से मिड टर्म एग्जाम है, हाफ-ईयरली एग्जाम है, जिसमें मैंने 7 तक चैप्टर दिए हैं, 6 कटा हुआ है, नहीं दिया वो। 7 तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 और 7 ये कंप्लीट चैप्टर दिए हैं मैंने। इसमें वो नहीं, मैंने सारा दिया है, जिससे आपको भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है? एनाटॉमी नहीं आ रहा, बाकी जो चैप्टर्स हैं वो आ रहे हैं, तो इनकी तैयारी शुरू कर दें। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर नवंबर में आपका टर्म 1 भी होगा, तो आप रेडी रहें, अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। समझ में आई बात? आई? बिल्कुल बिल्कुल, एमसीक्यू बेस्ड होगा, आपके लिए इजी रहेगा। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए। ठीक है? गोल्जी बॉडीज आर द सेलुलर ऑर्गेनल। प्लांट और एनिमल सेल, प्लांट सेल में इन्हें डिप्टियोसोम्स कहते हैं, एनिमल सेल में भी पाई जाती हैं। इनका वर्क होता है सेल में से सिक्रेशन करना, पैकेजिंग करना सब्सटेंसेस का, मॉडिफिकेशन करना, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर देती है। स्पर्म का एक्रोसोम पार्ट गोल्जी बॉडीज बनाती है। कोई टॉक्सिक या वेस्ट है, कोई ड्रग है, कोई टॉक्सिक है, उसको रिमूव करती है सेल के अंदर से। सेल प्लेट को बनाती है प्लांट सेल में, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करती है सेल डिवीजन के समय। ये फंक्शंस हैं। आपको मैंने नोट्स दिए हैं, पॉइंट टू पॉइंट बना के दिए, उन नोट्स को पढ़िए, देखिए, कहीं कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछिए। ठीक है? चलिए। हाँ जी बेटा, मैं क्लास को यही रोकता हूँ।